हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाओ साइंस। तो मैं बनाने जा रहा हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे एक सीरीज, और इस सीरीज का जो एम होगा वो ये है कि अगर आपको पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स में। तो मेथड बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप भी याद कर सकते हो इजिली, और हर ग्रुप के लिए अलग से एक वीडियो होगी। तो आज हम जो ग्रुप की बात करेंगे वो होगा 13 ग्रुप पीरियोडिक टेबल का। पी ब्लॉक का जो पी ब्लॉक की बोरॉन फैमिली की हम बात करेंगे। बोरॉन फैमिली में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उसको 2 से 3 सेकंड्स में अटेम्प्ट या याद कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो BCl3 है उसकी डाइपोल मूवमेंट जो होती है उसकी वैल्यू 0 क्यों होती है। ओके, अब इसको कैसे 2 से 3 सेकंड में अटेम्प्ट करना है, याद करना है, वो मैं मेथड बता रहा हूं, ध्यान से देखना और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब यहां पे क्वेश्चन में ही आपका आंसर होगा, ठीक है। बस थोड़े बहुत आपको कंसेप्ट याद होने चाहिए। यहां पे वर्ड लिखा हुआ है डाइपोल मूवमेंट, जीरो डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। जीरो डाइपोल मूवमेंट वो लिख लेना हमने सबसे पहले, जीरो डाइपोल मूवमेंट। ओके, अब इसको अभी मॉलिक्यूल को भी देखना नहीं है, बस ये चीज देखनी कि हमें क्या बताया हुआ है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल की जीरो डाइपोल मूवमेंट है। अब हमने पीछे पढ़ा है कि डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू कब जीरो होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, जब मॉलिक्यूल या उसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर इज टू बी लीनियर और सिमेट्रिकल। ओके, जब कोई भी स्ट्रक्चर लीनियर शेप में होता है या सिमेट्रिकल शेप में होता है तो उसकी जो डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारे पास जीरो होती है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करना है, जीरो डाइपोल मूवमेंट, एरो ऐसे शो करना है, फिर उसको बताना है कि जीरो डाइपोल मूवमेंट कैसे आती है। अगर स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर और सिमेट्रिकल, स्ट्रक्चर इज टू बी लीनियर और सिमेट्रिकल, ठीक है। फिर इसकी बात करनी मॉलिक्यूल की। अब स्ट्रक्चर हमने देखना है कि वो लीनियर है या सिमेट्रिकल है। यहां पे पहले से ही आंसर दे रखा है कि वो वाला मॉलिक्यूल है डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला मॉलिक्यूल लीनियर शेप में होगा या सिमेट्रिकल शेप में होगा, ठीक है। लीनियर शेप में क्या होता है कि लीनियर शेप तभी बनती है जब सेंट्रल एटम के साथ 2 हमारे पास एटम जुड़े होते हैं। यहां पे तो 3 है, तो इस मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो तो लीनियर तो होगी नहीं। रह कौन सा गया हमारे पास, सिमेट्रिकल। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, तभी इसकी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू वो क्या है, जीरो। तो यहां पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना। स्ट्रक्चर ये है हमारा, ये हो गया BCl3 का स्ट्रक्चर। अब इसकी डाइपोल मोमेंट हमने शो करनी है, तो B से Cl, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, एरो इधर आ गया, ठीक है। यहां पे इधर जाएगा, यहां पे इधर जाएगा, ठीक है। अब यहां पे सभी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और यहां पे सभी में क्या है, 120 डिग्री एंगल ऑब्टेन है, ठीक है। तो 120 डिग्री में क्या होता है कि जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में कैंसिल आउट, उनकी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू थी वो क्या होती है, कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहां पे ये सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट होगी वो क्या आएगी, हमारे पास जीरो आएगा, ठीक है। अब ये लिख दिया जीरो डाइपोल मोमेंट, एरो बना के, फिर हमने लिख दिया स्ट्रक्चर इज टू बी लीनियर और सिमेट्रिकल, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर की बात की, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद हमने बताना कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, इट इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है। और कौन सा है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। ये क्या है, सिमेट्रिकल ट्राइगोनल स्ट्रक्चर इसका। अब सिमेट्रिकल ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होगा, ऑल बॉन्ड्स लाई इन द सेम प्लेन। ओके, जब सभी बॉन्ड सेम प्लेन में होंगे तब क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल बॉन्ड्स कैंसल आउट वन अनदर। तो जब डाइपोल मूवमेंट सभी की कैंसल होगी तो तुम्हारे पास क्या आंसर है, देयर फोर जीरो डाइपोल मूवमेंट।
बस स्टेप वाइज अगर आप ऐसे ही याद करोगे तो आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएगा इजीली और आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो एग्जाम में। तो क्वेश्चन मैं दोबारा समझाता हूं। यहां पे था कि BCl3 की डाइपोलमेंट 0 क्यों होती है। सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल नहीं देखना, सबसे पहले देखना है कि उसमें क्या चीज हमें क्या गिवन दिया हुआ है, ठीक है, वो कंसेप्ट यूज करना है तभी हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे डाइपोल की वैल्यू और वो क्या है 0। अगर 0 डाइपोल मूवमेंट होती है तो मतलब क्या है, वो वाला जो मॉलिक्यूल हमें दे रखा वो लीनियर या सिमेट्रिकल में होगा। फिर हमने देखना है उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या था हमारे पास, सिमेट्रिकल है। लीनियर क्यों नहीं है, लीनियर के लिए क्या कंडीशन होती है कि सेंट्रल एटम बॉन्डेड विद ओनली 2 एटम्स, यहाँ पे 3 थे इसलिए लीनियर जो हमारे पास नहीं है स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल आ गया। स्ट्रक्चर बना दिया, फिर मैंने बता दिया कि ये सिमेट्रिकल है और ट्राइगोनल है, ट्रायंगल की शेप में है। ओके, फिर अब यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर शेप जब होती है तो क्या होता है, सभी बॉन्ड्स लाई करते हैं सेम प्लेन में। अगर सेम प्लेन में लाई करेंगे तो डाइपोल मोमेंट की सभी की बॉन्ड्स की जो डाइपोल मोमेंट होगी वो क्या होगी, कैंसल आउट होगी। तो कैंसल आउट होने से क्या है, 0 आंसर आया, 0 डाइपोल मोमेंट आया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा H3BO3 जिसको हम बोरिक एसिड कहते हैं, वो हमारा वीक एसिड होता है। अगर वीक एसिड ना लिखा हुआ तो वहां पे लिख सकते हैं अप्रोटिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे ये वीक एसिड क्यों है, तो मैंने यहां पे जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि मॉलिक्यूल को नहीं देखा था, मैंने देखा था कि क्या गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, उसी से हम कंसेप्ट यूज करके हम क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। यहां पे था 0 डाइपोल मोमेंट, ठीक है, फिर उसके हिसाब से हमने क्या है इसका आंसर दे दिया। यहां पे क्या है हमारे पास वीक एसिड लिखा हुआ है या अप्रोटिक एसिड लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या है, मॉलिक्यूल अभी नहीं देखना, हमने क्या देखना है ये चीज। तो सबसे पहले वीक एसिड लिखो यहां पे, ठीक है, वीक एसिड लिख दिया। अब आपको याद पता होना चाहिए कि वीक एसिड क्या होता है। वीक एसिड का मतलब होता है कि दैट मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ठीक है, इज नॉट एबल टू रिलीज H पॉजिटिव आयंस। अगर कोई मॉलिक्यूल H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं करता सॉल्यूशन में, मतलब डिसोसिएशन होकर उसकी H पॉजिटिव आयंस नहीं आते हैं, तो वो क्या एसिड होता है, वीक एसिड होता है। या ये भी कह सकते हो कि कोई मॉलिक्यूल जिसको डिसोसिएट करने पर जिसको काफी टाइम लग रहा है H पॉजिटिव आयन देने में, ठीक है, डिफिकल्टी आ रही है सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देने में, तो वो एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, जो इजिली रिलीज कर दे H पॉजिटिव आयंस को, ठीक है। यहां पे वीक एसिड का मतलब क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं कर सकता इजिली। तो अगर नहीं कर सकता वो वाला कंपाउंड क्या होगा, नॉट अ ब्रोंस्टेड एसिड, ठीक है, वो वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रोंस्टेड एसिड नहीं होगा, ठीक है। ब्रोंस्टेड एसिड क्या था कि वो ब्रोंस्टेड एसिड वो होता है कि जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है सोल्यूशन में, ठीक है। अब यहां पे दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर वो मॉलिक्यूल H पॉजिटिव आयंस नहीं रिलीज कर सकता, अनदर केस हो सकता है कि वो क्या कर सकता है, बट एबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, दैट इज लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो वो एक्ट करेगा, देयरफॉर एक्ट एज अ लुईस एसिड, ठीक है। लुईस एसिड क्या होता है, वो एसिड जो एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी भी मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो हमारे पास आंसर ये बन गया कि जो बोरिक एसिड है वो क्या है, लुईस एसिड है, नॉट अ ब्रोंस्टेड एसिड। तो अगर आपको इसमें बोरॉन फैमिली में या पी ब्लॉक के किसी भी क्वेश्चन में आता है कि वो वीक एसिड है, इसका मतलब ये होगा कि वो क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड नहीं हो सकता, वो लुईस एसिड हो सकता है, ठीक है। इसको रिएक्शन की फॉर्म में लिखें तो रिएक्शन की फॉर्म में क्या आएगा हमारे पास, जैसे यहां पे क्या है हमारे पास HO होल थ्राइस B, दैट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, H3BO3 को, H3BO3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बोरिक एसिड, वो रिएक्ट किया वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। लोन पेयर अटैक कर रहा है बी पे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एसिड है, लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है 2 हैं, वो इसने यहां पे क्या है, एक्सेप्ट किए। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा HO होल थ्राइस B, और ये आपस में लिंक हो जाएंगे। यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, पॉजिटिव बॉन्ड
H बॉन्ड H और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाले। अब यहाँ पे क्या है, ये अनस्टेबल है, क्योंकि कोई भी स्पीसीज पे अगर सिंगल चार्ज होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये इसने क्या है, स्टेबल होना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यहां से इसने इलेक्ट्रॉन, यहां से क्या है, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन ने, ठीक है, एक्सेप्ट किए। तो हमारे पास ये क्या आएगा, पूरा पूरा H पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोबारा आ जाएंगे। तो हमारे पास बन जाएगा HO होल थ्राइस B बॉन्ड O, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, H विद नेगेटिव के साथ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ पे इसने H पॉजिटिव रिलीज किया, इसलिए एसिड तो है, बट कौन सा एसिड है, कौन सा एसिड है, लुईस एसिड, क्योंकि इसने शुरू में एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। अगर सोल्यूशन में डालने पर डायरेक्ट हमें H पॉजिटिव मिलता तो हमारे पास क्या होना था, ब्रोंस्टेंट एसिड होना था, बट यहाँ पे क्या है, लुईस एसिड है। क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है एल्यूमिनियम का, वो एग्जिस्ट करता है और बोरोन का एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो बोरोन है, एल्यूमिनियम है, सभी एक ही ग्रुप में आते हैं, ठीक है, सेम ही फैमिली के मेंबर्स हैं। बट यहाँ पे एल्यूमिनियम 6 फ्लोरीन को अटैच कर सकता है और कम्प्लेक्स बना सकता है, बट बोरोन 6 फ्लोरीन को अटैच करके कम्प्लेक्स नहीं बना सकता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे कुछ हमें पर्टिकुलर कोई सेंटेंस नहीं दिया हुआ कि, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ मॉलिक्यूल को देख के ही आंसर देंगे, ठीक है। तो जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको सबसे पहले हम डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे AlF6 3 नेगेटिव, ठीक है, यहां से एरो ड्रॉ किया, यहां पे क्या है, Al है, ठीक है, मतलब ये तो सेम है सब कुछ, 3 नेगेटिव भी सेम है। क्या डिफरेंस हमारे पास एल्यूमिनियम और बोरोन का, तो जो डिफरेंस वाली चीज होगी, डिफरेंट चीज होगी, उसको ही हमने क्या है, टारगेट करना है। तो यहां पे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम लिखा, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या है हमारे पास, लार्ज साइज्ड एटम है, ठीक है, ये बड़े साइज का एटम होता है बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है बोरोन से, ठीक है। एल्यूमिनियम 13 होता है और ये क्या होता है हमारे पास 5, तो ये क्या है, इससे ज्यादा हमारे, ये क्या है, इससे ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, लार्ज साइज्ड एटम। तो अगर लार्ज साइज्ड एटम होता है तो उसमें क्या होता है, अवेलेबल वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। बस ये कंसेप्ट याद रखना है कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स बड़े साइज का है तो उसमें क्या है, खाली दैट इज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। अगर किसी एटम में वैकेंट डी ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल है तो वो क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट एक्सटेंड कर सकता है। देयरफॉर एक्सटेंड इट्स ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट को उसने एक्सटेंड कर दिया, ऑक्टेट का मतलब अपनी वैलेंसी उसने क्या है, चेंज कर ली। अगर उसकी वैलेंसी है +3 तो उसने वैलेंसी चेंज कर ली +4 +5 +6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट करके कुछ भी, ठीक है। तो यहां पे ऑक्टेट इसने क्या है, एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने से क्या होगा कि देयरफॉर कैन शो 6 कोवैलेंसी, इसने क्या है 6 कोवैलेंसी शो की, तो इस वजह से देयरफॉर AlF6 3 नेगेटिव एग्जिस्ट। 6 वैलेंसी की वजह से क्या है, 6 बॉन्ड बना सकता है, तो एल्यूमिनियम 6 बॉन्ड बना सकता है विद फ्लोरीन के साथ, तो हमारे पास ये एग्जिस्ट होगा। दूसरा हमारे पास क्या था कि ये एग्जिस्ट नहीं होगा, तो सारा कुछ सेम करना, बस क्या फर्क लगना, तो बस क्या डिफरेंस है, यहां पे क्या है, बी लिखना हमने, यहां पे भी बी लिखना है, यहां पे अब आ जाएगा स्मॉल साइज्ड एटम, स्मॉल साइज्ड एटम आ जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, अनअवेलेबल वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। अगर अनअवेलेबल होगा तो क्या कर सकता है, कांट एक्सटेंड इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, तो अगर नहीं कर पाएगा तो 6 कोवैलेंसी नहीं आएगी, 4 ही रहेगी, ठीक है। तो 4 रहेगी तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो ऐसे शो करना है। क्वेश्चन हमारे पास B3 पॉजिटिव आयन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। यहां पे क्या था, ये क्वेश्चन था कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो इसका रीजन मैंने क्या बताया था कि इसका क्या है, स्मॉल साइज एटम है ये, ठीक है। स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पे क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं थे, वो अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर पा रहा था, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे भी सेम ही रीजन देख सकते हो आप। तो इसका आंसर भी ऐसे ही सेम लिखना है। यहां पे क्या है, बोरोन है, बोरोन आ गया, फिर उसके बाद एरो डाला, क्या है, स्मॉल साइज्ड एटम, ओके। यहां पे बस थोड़ा सा याद रखना है, यहां पे क्या है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्या है हमारे पास चार्ज है,
ठीक है, यहाँ पे कोई कम्प्लेक्स नहीं है। कम्प्लेक्स हमेशा ये याद रखना है कि अगर कोई भी एटम कम्प्लेक्स जनरेट करता है, वो बनाता है, तो हमेशा उसका रीजन देना है कि उसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, बस, और कुछ नहीं देना रीजन। यहां पे क्या कोई कम्प्लेक्स की बात नहीं ना हो रही, तो हम डी जो वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला रीजन है वो नहीं देंगे। यहां पे क्या है, चार्ज की बात हो रही है ना, यहां पे क्या है, बोरॉन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो जब चार्ज की बात होगी तो मतलब क्या है, यहां पे क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, कितने किए हैं, 3 लॉस किए हैं। वैसे बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 5 होता है, एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ये तो नहीं एक्सेप्ट होगा। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ये ऐसे ही पढ़ेंगे, 2s ये पी में 1। ठीक है, अब ये ग्राउंड स्टेट है ना इसकी, तो आइंस कैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एटम से, जब हम अप्लाई करेंगे उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी जब हम इसको मिलेगी, तो इससे क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। यहां पे क्या कर सकते हैं, जब इसको मैं एनर्जी दूंगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसकी जो E1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लो होगी। क्यों लो होगी, क्योंकि यहां पे क्या पी में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो अनपेयर है, तो इजिली क्या है, रिमूव हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। जब मैं E2 की बात करूंगा, E3 की बात करूंगा, मतलब मैंने जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, तीसरा कराना है, तो मुझे एनर्जी क्या चाहिए, हाई चाहिए, ज्यादा चाहिए। और ज्यादा आयनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू क्यों आई है इन दोनों के केस में, E1 और E2 के केस में, दोनों इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है वो क्या है, फुली फील्ड है। तो फुली फील्ड ऑर्बिटल में से अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, तो उसके लिए हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इसी वजह से क्या है, इन दोनों की वैल्यूज क्या आती हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए E1 एंड E3 की वैल्यू हाई होती है। तो यही केस सेम है कि अगर हमने यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज, तो हमने इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कराने हैं। ठीक है, इसके लिए E1 का केस तो लो होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट अगर हम बात करें इन दोनों की, इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने, तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो जो टोटल सम अप होगा आयनाइजेशन थेरेपीज का, तीनों का, वो क्या होगा, वेरी हाई। तो वेरी हाई आयनाइजेशन थेरेपी होने की वजह से क्या, अपनी इलेक्ट्रॉन वो लॉस नहीं कर पाएगा, इससे वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करता 3 पॉजिटिव की स्टेट में। ठीक है, तो सेम यहां पे लिखना है, बोरॉन स्मॉल साइज्ड है। हमेशा ये याद रखना है कि अगर कोई एटम स्मॉल साइज का है, तो उसकी आयनाइजेशन थेरेपी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, और ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं बन सकता। तो यहां पे लिखना है बी, एरो डाल के स्मॉल साइज्ड एटम, फिर एरो डाला, देयरफॉर 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज वेरी हाई। तो जब वेरी हाई होगी तो क्या आएगा, कांट लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, देयरफॉर कांट फॉर्म्ड B3 पॉजिटिव आयंस। बस ऐसे रीजन लिखना वहां पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल्टन एल्यूमिनियम ब्रोमाइड दैट इज AlBr3 इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाई। ठीक है, अब इसका रीजन कैसे लिखना है एरो में, तो यहां पे क्या बताना है सिंपल वे से, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, कैसे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है, उसकी उनकी मूवमेंट की वजह से अगर वो फ्लो हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है। यहां पे क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं देता हमें। ठीक है, जबकि मोल्टन स्टेट भी लिखा हुआ है, मतलब क्या हमारे ये लिक्विड स्टेट में है। तो इसको सिंपल वे से कैसे लिखना है, यहां पे क्या है, अब इस मॉलिक्यूल को हमने देखना नहीं है, क्या दिया हुआ हमें, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो हमने लिख लेना, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एरो डालना है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, डैट मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कोवलेंट। ओके, वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या होगा, कोवलेंट होगा। अगर कोवलेंट होगा तो उसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर नॉट एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अगर वो कोवलेंट कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड नहीं होगा। अगर आयनिक कंपाउंड नहीं होगा तो देयरफॉर डोंट हैव आयंस, उसके पास आयंस भी नहीं होंगे। अगर आयंस नहीं होते, देयरफॉर कांट
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बस इतना सा लिखना हमने आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड कोवलेंट होगा। अगर कोवलेंट होगा तो वो आयनिक नहीं होगा, आयनिक नहीं होगा तो उसके पास आयंस नहीं होंगे, अगर आयंस नहीं होंगे तो उनका फ्लो नहीं होगा, फ्लो से क्या है, कंडक्ट नहीं हो सकती इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन हमारे पास BCl3 स्टेबल है और वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे तो हम कुछ भी हमें दिया नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल की बात करनी है। BCl3 से B आएगा। B क्या होता है, स्मॉल साइज्ड एटम। जैसे हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, कि यहां पे क्या था कि ये हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा था कि बोरॉन क्या था, स्मॉल साइज एटम था, उसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं थे, वो एक्सटेंड नहीं कर पा रहा था अपना ऑक्टेट, तो इस वजह से 6 फ्लोरीन नहीं अटैच कर पा रहा था। यहां पे भी सेम रीजन देना है। बी क्या है, स्मॉल साइज एटम है, उसके पास क्या है, डी इलेक्ट्रॉन्स, तो डी ऑर्बिटल्स तो नहीं है। ठीक है, बट यहां पे क्या है, 3 क्लोरीन को जोड़ रखा है उसने। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहां पे क्या है, स्मॉल साइज एटम है, फिर उसकी बात करनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बोरॉन की 2s2 और 2p1। यहां पे क्या है, ग्राउंड स्टेट है ये। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये सारे अनपेयर हो जाएंगे। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, अनपेयर हो जाएंगे। 2s में क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और 2p में क्या होगा, अनपेयर हो जाएंगे ऐसे। तो यहां पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अटैच हो सकते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, BCl3 कंपाउंड। तो इस वजह से क्या है, देयरफॉर BCl3 एग्जिस्ट, बिकॉज यहां पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, ऐसे लिखना हमने। ठीक है, तो कैसे लिखना है, शुरू में BCl3 उठाया, यहां से B लिखा। B क्या है, स्मॉल साइज्ड एटम है, तो उसकी बात करनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। D की नहीं बात करनी क्योंकि यहां पे कोई कम्प्लेक्स की बात नहीं हो रही, और यहां पे कोई भी 3 से ज्यादा एटम्स नहीं अटैच्ड है, तो डी ऑर्बिटल्स वाला रीजन हमने नहीं देना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला रीजन देना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बोरॉन की आउटर वाली 2s2 2p1, ये थी ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएंगे, सारे अनपेयर हो जाएंगे। अनपेयर होने की वजह से क्या यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, हमारे पास 3 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स अटैच हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, BCl3 एग्जिस्ट करेगा और वो स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास BF3 BCl3, ये दोनों क्या है, लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। मैंने पहले भी क्वेश्चन अभी बताया कि यहाँ पे क्या था, बोरिक एसिड था। बोरिक एसिड क्या था, वीक एसिड था। तो वीक एसिड का मतलब क्या था कि वो लुईस एसिड था, बट ब्रोंस्टेड एसिड नहीं था। तो लुईस एसिड क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, तो यहां पे भी अगर हमेशा आपको याद रखना है कि अगर लुईस एसिड है कोई भी मॉलिक्यूल, उसका मतलब है कि वो हमेशा लोन पेयर, डेट इज इलेक्ट्रॉन पेयर ही किसी अदर मॉलिक्यूल से एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यहां इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे क्या मॉलिक्यूल हमने नहीं देना, हमें क्या हिंट दे रखा, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड हमने उठाया। लुईस एसिड क्या करता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, अगर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा तो यहां पे क्या है, देयरफॉर BF3 BCl3 एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करते हैं, देयरफॉर एक्ट एज लुईस एसिड। बस ऐसे लिखना है। अगर हमने इसको रिएक्शन की फॉर्म में लिखना है तो यहां पे क्या है, जैसे मैंने कंसीडर किया BCl3, इसका स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहां पे क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ऑक्टेट रूल क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। यहां पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 8 - 6 क्या होगा, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से क्या होगा कि ये किसी से दूसरे से इलेक्ट्रॉन पेयर उठाएगा। पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे उठाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उसके पास, और वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसको एरो को ऐसे डालो, ये स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 8 - 6 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस देन ऑक्टेट। ओके, ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस है,
देयरफॉर एक्ट एज अ लुईस एसिड। तो लुईस एसिड क्यों एक्ट करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन सेप्ट करें और वो स्टेबल हो जाएं। इसी वजह से ये क्या है, लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों ने क्या है, स्टेबल होना है, ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट करता है बट TlCl3 एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पे भी मैंने पहले एक क्वेश्चन बताया था अभी कि जो ये वाला कंपाउंड था, ये वाला कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है एल्यूमिनियम वाला, बट ये वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि इसके ये क्या था, लार्ज साइज में था, d ऑर्बिटल थे, एक्सटेंड कर सकता था अपना ऑक्टेट, तो इस वजह से एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, बट सेम केस यहीं पे भी यूज होगा। यहां पे क्या है, एल्यूमिनियम, और यहां पे क्या है, Tl, दोनों ही लार्ज साइज के एटम्स हैं, तो दोनों में क्या होगा, d ऑर्बिटल्स होंगे, तो एक्सटेंड कर सकते हैं ऑक्टेट, तो वो बना सकते हैं ये वाले कंपाउंड्स। बट क्वेश्चन ये है कि ये एग्जिस्ट करता है बट ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसका रीजन थोड़ा सा होगा, याद करना पड़ेगा, वो मैं बताता हूं कैसे सिंपल वे से आप इसको याद कर सकते हो। तो जो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा उसको पहले बताते हैं, TlCl3। ठीक है, ये थैलियम क्लोराइड है। यहां पे क्या है, यहां पे तो Cl सेम है, यहां पे क्या डिफरेंस है, Al और Tl का। तो Tl उठाया, Tl क्या हमारे पास, लार्ज साइज्ड एटम है। ओके, ये तो हमें पता, लार्ज साइज्ड एटम है। तो लार्ज साइज्ड एटम होने की वजह से क्या होगा, अवेलेबल ऑफ d ऑर्बिटल्स एंड f ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये सबसे नीचे होता है। ओके, और इसमें दोनों ही ऑर्बिटल्स आएंगे, d और f। d और f ऑर्बिटल की प्रेजेंट की वजह से क्या होगा, अवेलेबिलिटी की वजह से क्या होगा, देयरफॉर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d एंड f ऑर्बिटल्स टुवर्ड्स s इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्या है कि हमेशा याद रखना है कि अगर किसी एटम में d एंड f ऑर्बिटल्स हैं तो वो क्या करते हैं, d और f क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो किसकी टुवर्ड्स, s इलेक्ट्रॉन क्या है, वो जो बाहर पड़े होंगे आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये इनकी शेप ऐसी होती है, खराब होती है, अच्छी नहीं होती, कि वो पूरी तरह से जो बाहर वाले हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं उनको शील्ड कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके न्यूक्लियस से, उसकी पावर से। ठीक है, कि इनकी शेप बेकार होने की वजह से क्या है कि बाहर वाले ऐसे इलेक्ट्रॉन को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, अच्छी तरीके से पुअर करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस की टुवर्ड्स क्या है, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन उनमें बनी रहती है। तो अट्रैक्शन अगर बनी रहेगी तो क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव नहीं कर पाएंगे इजिली। तो इसकी वजह से क्या होगा, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ओनली p इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी वजह से क्या है, TlCl3 हमें नहीं मिलता। तो यहां पे क्या रीजन लिखना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो गया। तो यहां पे इसके बाद लिखना हमने, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड s इलेक्ट्रॉन्स। अगर उनमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज्ड है मतलब न्यूक्लियस की पावर क्या है, इंक्रीज है। ठीक है, हाई है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमने बात करनी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास, Tl की 6s2 6p1। ठीक है, ये क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या है, जो बाहर वाले ऐसे इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अट्रैक्ट हो रहे हैं न्यूक्लियस से, तो वो क्या है, इसको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, एक्साइट नहीं करवा पाएंगे, रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हमारे पास, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में, ओनली वन इलेक्ट्रॉन जो p ऑर्बिटल में वो पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर s इलेक्ट्रॉन्स कांट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, देयरफॉर TlCl3 डज नॉट एग्जिस्ट। ओनली क्या हमारे पास फॉर्म होगा, अगर हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास क्या देयरफॉर एग्जिस्ट करेगा, TlCl ओनली एग्जिस्ट करेगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है।
तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं TlCl एग्जिस्ट करता है बट TlCl3 एग्जिस्ट नहीं करता, तो सेम ही रीजन देना है। अगर हम बात करें इसकी, अगर एक बात ये भी याद रखनी है कि अगर यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करे बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये वाला क्या है हमारे पास, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है कि जिसमें क्या है, एटम के एस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते, ओनली पी ही दिखाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर हम बात करेंगे इसकी एल्यूमिनियम क्लोराइड की, तो एल्यूमिनियम लिखना है, लार्ज साइज लिखना है, बट इतना तो लार्ज होता नहीं ना थाइलियम से, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑर्बिटल्स नहीं आएंगे, एफ ऑर्बिटल नहीं आएंगे तो पुअर शील्डिंग फैक्टर नहीं आएगा, तो क्या होगा, वीक इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड एस इलेक्ट्रॉन, तो एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारे पास ये एग्जिस्ट करेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट करता है डाइमर में, ठीक है। डाइमर में कोई मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट करता है, जब उसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने हो, ठीक है। यहां पे क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, सबसे पहले इसकी बात करनी है स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, एल्यूमिनियम Cl बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl, ठीक है। यहां पे ये Cl हो गया, ये थोड़ा सा ना बेंट ऐसे होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, 4 ऑक्टेट, पीछे हमने पढ़ा ऑक्टेट के लिए क्या है, 8 - 6 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस के वजह से क्या होगा, ये क्या होगा, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट, तो एक्ट एज अ लुईस एसिड ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की वजह से क्या होगा, देयरफॉर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोन पेयर ऑफ क्लोरीन एटम ऑफ अनदर एल्यूमिनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। ये डाइमर में एग्जिस्ट हो रहा है ना, तो ये क्या है, दूसरा कोई अनदर मॉलिक्यूल से नहीं एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो सेम मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम क्लोराइड के क्लोरीन के लोन पेयर से ही एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसी वजह से देयरफॉर एग्जिस्ट इन डाइमर। तो अगर हम इसको और एक्सप्लेन करें, ये चीज है, अनदर मॉलिक्यूल हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा, जैसे यहां पे है, तो जब अनदर मॉलिक्यूल ऐड होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म में, ठीक है। तो ये डाइमर फॉर्म में ये जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। तो कैसे होगा, Al Cl बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl, ये अनदर 1 मॉलिक्यूल है। दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास Al बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl। यहां पे क्या है, इसके पास लोन पेयर है सभी के पास, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, दूसरे अनदर मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम क्लोराइड के क्लोरीन से एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक डाइमर बन गया। सो देयरफॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट इन डाइमर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गैलियम जो है उसकी आयनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू हायर होती है एल्यूमिनियम से, ठीक है। बट ऐसा उल्टा नहीं है कि जो लार्ज साइज का एटम होता है उसकी आयनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू क्या होती है, लो होती है, कि मतलब उसमें क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज न्यूक्लियस से आउटर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या इजीली क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देने से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो उसकी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास आयनाइजेशन थेरेपी क्या आ जाएगी, लो वैल्यू होगी। बट यहाँ पे क्या है, स्मॉल साइज है, यहाँ पे क्या है, लार्ज साइज है। लार्ज साइज की वजह से क्या होना चाहिए था, आयनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, हमारे पास लो होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे क्या हाई है। इसका रीजन क्या है, गैलियम है, लार्ज साइज एटम, लार्ज साइज मैंने अभी बताया, लार्ज साइज एटम में क्या होते हैं, अवेलेबल ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स वैकेंट वाले, खाली वैकेंट डी एंड एफ ऑर्बिटल्स होने की वजह से क्या होगा, देयरफॉर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स टुवर्ड्स, सेम वही रीजन देना, टुवर्ड्स एस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
एस इलेक्ट्रॉन की तरफ पूरा शील्डिंग इफेक्ट है इन दोनों का, देयरफॉर एस इलेक्ट्रॉन्स कांट पार्टिसिपेट, सेम रीजन वही वाला, बिकॉज क्या था, न्यूक्लियस और एस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शंस क्या है, ज्यादा स्ट्रोंग हो गई थी, तो इसी वजह से क्या होगा, देयरफॉर अब यहां पे क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पीज वैल्यू हाई। तो ऐसे हमने रीजन देना है, ठीक है। गैलियम था, लार्ज साइज एटम था, अवेलेबल है डी एंड एफ ऑर्बिटल, सो पुअर शील्डिंग इफेक्ट आएगा इन दोनों का टुवर्ड्स एस इलेक्ट्रॉन। तो एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, तो उनको रिमूव करना डिफिकल्ट आ जाएगा, तो इसी वजह से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, हाई हो जाएगी देन एल्यूमिनियम के केस में। एल्यूमिनियम में डी ऑर्बिटल तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं बट एफ नहीं होता, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट नहीं आएगा उसमें, उस केस में, एल्यूमिनियम के केस में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट आएगा, तो क्या करेंगे, तो उसकी वजह से एस इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट हो जाएंगे, तो एस इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, इजिली, क्योंकि इंटरेक्शंस क्या होंगी, वीक हो जाएंगी न्यूक्लियस और एस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इन केस ऑफ एल्यूमिनियम। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम के केस में क्या आ जाएगी, वेरी लो। तो ये वीडियो थी बोरोन फैमिली के लिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी कार्बन फैमिली के लिए, डेट इज 14 ग्रुप के लिए, पीरियोडिक टेबल के 14 ग्रुप के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो ऐसी ट्रिकीज वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।